मिल्की वे। मिल्की वे। मिल्की वे। साइड में अगर नोटबुक है आपके पास तो आप लिखते जाइए, ठीक है। आकाशगंगा, मिल्की वे। तो चलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम बात करें गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या एक्चुअली स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि इन स्टार्टिंग जो हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति के समय बोलते हैं जो उद्गम बिंदु से शुरू हुआ था, एक छोटा सा टैनल बॉडी था। टैनी बॉडी मतलब बहुत ही छोटा सा बॉडी था, जिसका साइज, जिसका आकार एक परमाणु के आकार से भी छोटा आकार था, और वहां से शुरू हुआ है यूनिवर्स। फिर बना क्लम्प ऑफ गैस, गैस के बड़े बड़े गुच्छे, वही गैस के बड़े बड़े गुच्छे क्या बन गया, गैलेक्सी बन गया। तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, एक आकाशगंगा में बहुत सारा तारा होता है। लगभग देख सकते हैं कि 100 बिलियन तारा होता है, 100 करोड़ के आसपास तारा होता है। और जो एक तारा है, एक स्टार है, उसका खुद का सोलर सिस्टम है। तो वन स्टार हैज वन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं, ठीक है ना, सौर मंडल। ओके ठीक है, कुछ आवाज आ रही है, कुछ अगर दिक्कत होगा ना आपको कल्पना, तो आप हिंदी में पूछ सकते हैं। ओके यस सर। ओके। तो एक स्टार के पास एक सोलर सिस्टम होता है। देखिए सोलर का मतलब ही क्या होता है, स्टार। स्टार मीन्स क्या, तारा। आप देखिए जैसे हमारे स्टार का नाम क्या है, बता सकते हैं? व्हाट इज नेम ऑफ आवर स्टार? हमारे सौर मंडल में जो तारा है उसका नाम क्या है? सूर्य। करेक्ट। तो जो सूर्य है, सूर्य जो है आप बोल सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का तारा है, स्टार, जिसे हम लोग क्या सन बोलते हैं। तो सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य हमारे सौर मंडल का इकलौता तारा है। अब सूर्य जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसके अराउंड जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जिससे एक मंडल बना, सिस्टम बना। उसी सिस्टम को, उसी मंडल को सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। ये सौर मंडल का जो उत्पत्ति हुआ है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सूर्य की जो है उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से उसके अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत सारे जो ग्रह है वो उसके तरफ चक्कर लगाने से, चारों तरफ चक्कर लगाने लगा है, और उसी से एक सिस्टम बना है, मंडल बना है, उसी का नाम है सौर मंडल या सोलर सिस्टम। क्लियर, समझ गए? तो हमारा तारा जो है वो सन है, और हमारा जो नेबर तारा है, मतलब क्या, हमारा पड़ोसी तारा का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारा पड़ोसी तारा है, ठीक है, समझ गए? मान लीजिए ये हमारा सन है और ये क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा? देखिए हमारा पड़ोसी तारा है, अब इसके बीच की कितना दूरी हो गया? तो ये ज्यादा नहीं है, 4.3, 4.3 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, क्या बता सकते हैं कि प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर? सुने हैं इसके बारे में? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इससे, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, लाइट ईयर किसे कहते हैं? अनुप्रिया, अनुप्रिया, कल्पना, बताइए प्रकाश वर्ष का नाम सुने हैं आप? फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी वॉइस अचानक क्यों चला गया?
अनुप्रिया आप बोलो तो। अनुप्रिया, हेलो अनुप्रिया, आवाज आ रही है? आपकी आवाज सडनली चला गया कल्पना। एनीवे देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिए। ये क्या है? दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ गए कल्पना? तो आप समझ गए आगे जो सूर्य है। यस सर। हाँ, तो सूर्य का प्रकाश जो है आप समझ गए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेगा? 4.3 प्रकाश वर्ष। या प्रॉक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश हमारे सूर्य तक आने के लिए कितना समय लेगा? 4.3 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको कि प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की जो गति है वो कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। सॉरी, प्रति सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है ये। ओके, अगर हम बोलेंगे कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, सॉरी प्लस 15 है, 10⁻15 मीटर। सो दिस, ये जो है वैल्यू है, ये क्या है? एक प्रकाश वर्ष का मान है, वैल्यू है। साइड में लिख लीजिए, लिख लिए? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलिए। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या होता है? देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो हमारे पड़ोसी तारा है। देखिए, मैंने क्या बोला कि यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं और एक तारा के पास एक सोलर सिस्टम होता है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जो हमारा तारा है वो सूर्य है, और सूर्य के पास के तारा, हमारे जो नियरेस्ट स्टार है, हमारे करीबी तारा का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, चलिए लिख लिए ना? अब हम बात कर रहे हैं हम अपने सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौर मंडल में जो सूर्य है वो केंद्र में है। ओके, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है ना? तो हम यहाँ यस बात, सर। करेक्ट। मान लीजिए हमारा सन है, सूर्य है जो सेंटर में है, और जो बाकी के जो सेलेस्टियल बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, वो सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो पहला ग्रह, बताइए हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर 8। सिस्टम? 8 है। 8 सर। करेक्ट, यस सर। तो सर 8 है। पहले 9 थे पर प्लूटो को हटाया गया है। क्या बात है, वेरी गुड। तो 8 है। क्या आप तो पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या नाम है? पहला तरह, पहले जो प्लैनेट उसका नाम क्या है? बुध, बुध। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण और वरुण। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इंग्लिश भी मैं लिख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम भी है। वीनस, वीनस। सॉरी वीनस नहीं, मरकरी, मरकरी होगा पहले, ठीक है? मर्क्यूरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बुध, ठीक है? देन वीनस, शुक्र,
अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, या इसको हम लोग गुरु भी बोलते हैं, गुरु, सैटर्न, शनि, शनि, ओके, यूरेनस, अरुण एंड नेपच्यून। ओके, तो क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो क्या हमारे सौर मंडल के बाहर का जो ये क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये डेब्रिस बेल्ट है, मतलब ये कचरे का क्षेत्र है। यहाँ पे कचरा भरा हुआ है, ये डेब्रिस बेल्ट है, बहुत सारे कचरे हैं यहाँ पे। तो ये जो बेल्ट है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं क्यूपर क्षेत्र, या इंग्लिश में क्यूपर बेल्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर क्षेत्र। आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, कुछ प्लैनेट है। जैसे यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसका नाम है प्लूटो। क्या नाम है? प्लूटो। ओके, मैक, सेरस, एरिस। तो क्यूपर बेल्ट में भी बहुत ही छोटे छोटे ग्रह है। सेरस, मैक, प्लूटो, एरिस। तो ये एरिस, ये सब सारे के सारे जो है एक्चुअली किसमें है? क्यूपर क्षेत्र में है। क्लियर? कुछ डाउट है? सर चेरान भी है ना? हाँ, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं कुछ का नाम बताया हूँ। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये क्या है? हमारा कचरपट्टी है। कचरपट्टी इन द सेंस ये क्यूपर बेल्ट, डेब्रिस बेल्ट है, जहां पे पूरा पूरा कचरा भरा हुआ है। और इधर जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब जैसे मैं बताया आपको कि सारी ग्रह जो है वो सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगाता है। So the planets revolve around the sun on the specific path. ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ किसी खास पथ पे घूमता है। उस पथ को उस ग्रह का कक्षा कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कक्षा बोलते हैं। तो ये अपनी कक्षा में घूमता रहता है। और इसकी जो परिक्रमण दिशा है, परिक्रमा करने की जो दिशा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, वो दिशा सबका समान दिशा है, एक ही दिशा में करते हैं। ओके, सो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर हम बात करते हैं रोटेशन की, इसका घूर्णन भी है। ये खुद के अक्ष पे, खुद के एक्सिस पे ऐसे घूमता भी है। इसका घूर्णन भी है, इसका रेवोल्यूशन भी है। रेवोल्यूशन मतलब क्या? सूर्य के चारों तरफ चक्कर। और घूर्णन मींस क्या? खुद के अक्ष पे घूमना। तो इसका जो घूर्णन है बुध का, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन शुक्र का उल्टा है। शुक्र का क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर है। अर्थ का जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। मार्स का भी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। जुपिटर वेस्ट टू ईस्ट, सैटर्न वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट, वरुण वेस्ट टू ईस्ट। देखिए यहाँ पे अरुण और शुक्र का जो घूर्णन दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, बाकी सारे ग्रह का पश्चिम से पूर्व की ओर है। ओके, तो ये जो घूर्णन दिशा आप देख रहे हैं, मतलब क्या? इसका रोटेशनल डायरेक्शन जो है, दो को छोड़ के, वीनस और यूरेनस को छोड़ के, सबका पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन यूरेनस और वीनस का पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर है, ईस्ट टू वेस्ट है।
लेकिन जब बात आती करते हैं परिक्रमण दिशा की, परिक्रमा क्या होता है, रेवोल्यूशनल डायरेक्शन, तो अराउंड द सन, ये सबका जो है समान दिशा है, एक ही दिशा में घूमना क्या परिक्रमण करते हैं। क्लियर, परिक्रमा एक ही दिशा में होगा, लेकिन जो घूर्णन है वो दो प्लैनेट का ईस्ट टू वेस्ट है और बाकी सारे प्लैनेट का वेस्ट टू ईस्ट है। आया समझ में, कुछ डाउट है? यस सर। ओके, धनंजय यादव, स्पीकर ऑन नहीं है, स्पीकर ऑन कीजिए आप। अनुप्रिया आवाज आ रही है अभी? यस सर। ओके, तब से मैं बुला रहा हूं, आप बोल नहीं रही है। चलिए, तो मैं अभी बात कर रहा हूं यहाँ पे कि जो कि यहाँ पे इसके बीच में एक डेब्रिस बेल्ट है, मतलब यहाँ पे भी एक कचर पट्टी है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कचरा भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों का पिंड है। वो पिंड जो है वो ग्रह में तब्दील नहीं हुआ है। तो ये जो जितने भी आपका कचर पट्टी देख रहे हैं, ये सब रॉक से बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है। इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षुद्र ग्रहीय, क्षुद्र ग्रहीय क्षेत्र। देखिए, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है प्लैनेट्स को, ग्रह को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। सो ये हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट डिवाइड्स द प्लैनेट्स इनटू टू कैटेगरी। स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट आप देख रहे हैं, 4 ग्रह, इसका बोलते हैं हम लोग इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। सिंपल सी बात है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के इनसाइड जो होगा वो आंतरिक ग्रह हो जाएगा, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो आउटसाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आउटर प्लैनेट, मतलब क्या? बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह आया समझ में? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को डिवाइड कौन करता है? एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रहीय क्षेत्र। क्लियर? आया समझ में? यस सर। चलिए, अब इनर प्लैनेट आप देख रहे हैं 4 है, ये सब के सब बना हुआ है पत्थरों से। किससे बना हुआ है? रॉक्स। सो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये सब के सब बना हुआ है पत्थर से, इसलिए इसको पथरीली ग्रह भी बोलते हैं, या इंग्लिश में रॉकी प्लैनेट और हिंदी में पथरीली ग्रह। तो इसको हम लोग क्या? पथरीली ग्रह या रॉकी प्लैनेट्स बोल सकते हैं। और ये सब के सब बना हुआ है गैसेस से। तो गैस से बना हुआ है, जिसे बोलते हैं गैसीय ग्रह या गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट या गैसीय ग्रह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंतरिक ग्रह किससे बना हुआ है? पत्थरों से बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे? पथरीली ग्रह या रॉकी प्लैनेट। लेकिन जो बाह्य ग्रह है वो बना हुआ है गैसों से, तो क्या बोलेंगे? गैसीय ग्रह या गैसियस प्लैनेट। ओके, ये जो 4 ग्रह आप देख रहे हैं शुरू में, इसके पास क्या है? जमीन है, भूमि है, लैंड है, मतलब सॉलिड सरफेस है। इसका सतह जो है वो ठोस है, तो इसके सतह ठोस है, इसके पास लैंड है, जमीन है। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो 4 है इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? स्थलीय ग्रह। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, हिंदी में स्थलीय ग्रह। और ये 4 जो लास्ट में है, ये सरफेस इसका जो है एक्चुअली ठोस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, अस्थलीय ग्रह। ओके, शुरू के 4 जो प्लैनेट है उसके जो स्थल, उसके जो सरफेस है, सतह है, वो ठोस है, ठोस इन द सेंस सॉलिड है। लेकिन जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स है उसका जो सरफेस है वो गैसियस है, मतलब क्या? सॉलिड नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, स्थलीय ग्रह, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग स्थलीय ग्रह। समझ गए? यस सर। कुछ डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हम लोग फिर। अनुप्रिया, यस सर। क्या डाउट है बताइए? नहीं है सर। चलिए ठीक है, लिख लिए आप लोग?
चलिए लिख लिए, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। बीच बीच में आपकी वॉइस जो है कल्पना ब्रेक हो रही है। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछना, ठीक है, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो आप पूछिए। ओके, चलिए हम अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, अब मैंने बताया कि ये सारे के सारे ग्रह जो है प्लैनेट्स, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ समय लेगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो जो ये इसके चारों परिक्रमण समय, परिक्रमण समय मतलब क्या, रिवॉल्यूशनल टाइम। तो ये रिवॉल्यूशन के लिए कितना समय लेगा, मतलब सूर्य के चारों चक्कर लगाने के लिए जो बुध है वो 88 डेज का समय लेता है। ओके, 88 डेज का। यस लेकिन सर। रोटेट, हाँ, अब वीनस जो है वो वीनस का जो परिक्रमण समय है, रेवोल्यूशन है, वो कितना है, 225 दिनों का है, ठीक है ना। अर्थ का रेवोल्यूशन कितना है यस बताइए। सर। अर्थ का है 365 डेज, 365। करेक्ट। 5 hours 48 minutes 49 सेकेंड, ये अर्थ का है। क्योंकि कितने बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जैक्ट डेटा पूछ देता है, क्योंकि अर्थ हमारा ग्रह है, हम उस पर रहते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट डेटा पूछ देता है। द रेवोल्यूशनल पीरियड ऑफ द अर्थ इज 365 days 5 hours 48 minutes and 49 seconds. Okay, now Mars, the revolution of the Mars is 687 days. Jupiter, the revolution of the Jupiter is 11 years 11 months. 9 months. जी बोलिए, जी कल्पना। 9 वर्ष। हाँ, 11 ईयर 11 मंथ है एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत जगह बुक में दे देता है 11.5 साल, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न का जो रिवोल्यूशन है वो 29 ईयर्स का है। वीनस का जो रिवोल्यूशन है वो 84 ईयर्स का है। नेपट्यून का जो रिवोल्यूशन है वो आपका 164 ईयर्स है। और ये प्लूटो, प्लूटो भी इवॉल्व करता है, तो प्लूटो का जो है रेवोल्यूशन 225 ईयर्स। आप एक तरह से देखिए कि जितना हम लोग दूर जा रहे हैं, सूर्य से दूर जा रहे हैं, सन से फार जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो रेवोल्यूशनल पीरियड बढ़ रहा है। 88 डे से 22, 25, 365 मतलब क्या बढ़ रहा है, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस मतलब परिमाप बढ़ रहा है, सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है, तो आपको उसका समय बढ़ रहा है। तो परिक्रमण समय जो है, सूर्य से दूर जाएंगे तो ग्रह का परिक्रमण समय भी बढ़ रहा है, राइट, है ना। यस सर। ठीक, अब हम बात करें रोटेशन। वो खुद के अक्ष पे घूमता भी है, ऐसे वो रोटेट भी करता है। तो अगर हम बात करेंगे इसका रोटेशनल पीरियड कितना होगा, इसका रोटेशनल पीरियड है बुध का 59 डेज। ओके, वीनस का रोटेशनल पीरियड 243 डेज। आप एक गौर से देखना कि वीनस, शुक्र, शुक्र का रोटेशनल पीरियड 243 डेज है, लेकिन इसका रेवोल्यूशनल पीरियड 225 डेज है। मतलब 1 रेवोल्यूशन, अगर शुक्र यहाँ से ये कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन, तो शुक्र का 1 वर्ष होगा, 1 ईयर होगा। 1 रोटेशन मीन्स 1 डे। तो वीनस का रोटेशनल पीरियड रेवोल्यूशनल पीरियड से बड़ा है, ज्यादा है। मतलब वीनस का दिन जो है उसके वर्ष से बड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्र का दिन उसके वर्ष से बड़ा होगा। द लेंथ ऑफ द डे ऑफ वीनस इज लॉन्गर देन दैट ऑफ द ईयर। ओके, शुक्र का दिन जो है उसके वर्ष से बड़ा होता है, क्लियर ना। यस सर। अब बताइए पृथ्वी का रोटेशनल पीरियड, हमारे अर्थ पे कितने समय का दिन होता है रोटेशन। 24 घंटे। 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। एग्जैक्ट कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकेंड, ठीक है।
23 hours 56 minutes 4.091 सेकेंड। ओके, मार्स का अगर हम बात करेंगे रोटेशन, तो मार्स का रोटेशन लगभग हमारे अर्थ के बराबर है, 24 घंटे ही है मार्स का। रोटेशन ऑफ मार्स इज 24 आवर्स। जुपिटर रोटेशन बहुत ही कम है इसका, सिर्फ 9.6 आवर्स। सो जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। जुपिटर क्या है? फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है। द शॉर्टेस्ट डे, जुपिटर है द शॉर्टेस्ट डे। इट मीन्स व्हाट कि जुपिटर के पास सबसे छोटा दिन होगा। कितने घंटे का दिन होता है? सिर्फ 9.5 घंटे का दिन होता है, राइट ना? ओके, समझ रहे हैं? रोटेशन ऑफ सैटर्न 10 घंटे के आसपास इसका दिन होगा। यूरेनस की बात करेंगे रोटेशन तो 17 घंटे का दिन होता है, 17.2 घंटे का होता है। और नेपट्यून की हम बात करेंगे रोटेशन, तो नेपट्यून का जो दिन होता है वो लगभग 16 घंटे का होता है। और प्लूटो का रोटेशन जो है वो लगभग 4 दिनों का होता है। ओके, तो रोटेशन लिख लिया आप लोग, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन डन। कुछ डाउट है? नो। चलिए, अब डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम क्या करेंगे, सूर्य से शुरू करते हैं। एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, तो हम देखते हैं उसके बारे में। सूर्य, देखिए सन जो है, सन को हम बोलते हैं पेरेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। पेरेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम मतलब हमारे सौर मंडल का माता पिता। तो सूर्य को हमारे सौर मंडल का माता पिता क्यों कहते हैं? एक तो सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और दूसरी बात, द सन इज सो मैसिव, बहुत बड़ा है। हमारा सन जो है वो हमारे पृथ्वी के 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। 13 लाख गुना बड़ा है हमारा सन, किससे? पृथ्वी से, हमारे अर्थ से। इसलिए बहुत ही बड़ा है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स मींस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने पे मजबूर हो गया है, और इससे एक सिस्टम बन गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य का बहुत बड़ा रोल है, सूर्य का बहुत बड़ा रोल है हमारे सौरमंडल में, इसलिए इसको पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे सौरमंडल का माता पिता बोलते हैं। क्लियर, समझ गए? अच्छा बता, सूर्य बहुत बड़ा है, सो मैसिव है, तो सूर्य का डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ द सन, सूर्य का व्यास कितना है? देखिए सूर्य का व्यास जो है, डायमीटर है, और लगभग 14 लाख किलोमीटर है। कितने? 14 लाख किलोमीटर। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर। ठीक है, और हमारे अर्थ से कितना बड़ा है? 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द अर्थ। 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है। क्लियर, समझ रहे हैं? कुछ डाउट? अनुप्रिया एंड कल्पना, यस सर। कुछ डाउट? सर सूर्य का व्यास 13,92,000 है ना? हाँ लगभग, मैंने क्या बोला? लगभग आपको लिखना है, एग्जैक्ट नहीं पूछना है। 13,92,000 कितना हो जाएगा? लगभग 14 लाख हो जाएगा ना? राउंड राउंड करें कितना हो जाएगा? यस सर। 14 लाख, 14 लाख। 14 लाख। तो लगभग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लगभग। ठीक है, लग रहा है आप ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं।
यस कल्पना, सर थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्या बात है, गुड। हाँ, 30,92,573 किलोमीटर है, लेकिन वो क्या है कि वो एग्जैक्ट है, हम बात कर रहे हैं लगभग की, क्योंकि वो डेटा याद नहीं रहेगा ना, ये लगभग याद हो जाएगा, am I राइट? यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सूर्य, सूर्य केंद्र में है, बहुत ही बड़ा है। सूर्य बना किससे है? द सन इज मेड अप ऑफ, सन किससे बना हुआ है बताइए? सन में 78% कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस सर क्या बात, 71%। हाँ 71%, सही बोल रहे हैं। 71% क्या है आपका? हाइड्रोजन गैस है। ओके, हाइड्रोजन गैस 26% क्या है? हीलियम गैस है, राइट ना? हीलियम गैस। और 3% क्या है? यस सर। अदर गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स है, राइट ना? अदर गैस। अन्य गैस और यस सर। धूल कण भी है। तो 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है, और 3% जो है वो अदर गैसेस है, जिसमें बहुत सारा इनर्ट गैस भी आता है, अदर्स गैस। अब बताइए, हाइड्रोजन आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है, बेसिकली हाइड्रोजन क्या है? सिंगल एटॉमिक एलिमेंट है। मतलब अगर हम देखेंगे हमारे हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 1। 1 परमाणु संख्या मतलब उसके पास एक क्या होगा? प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर 1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। तो अब भाई ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है सूर्य कि हमारे अर्थ के 13 लाख गुना बड़ा है। और उसके कारण जो ऊपर के लेयर है, ऊपर के जो परत है, वो सेंटर के लेयर पे एक प्रेशर जनरेट करता है, एक दबाव डालता है, दाब डालता है। उस दाब की वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो न्यूक्लियस है, नाभिक, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की वजह से हाइड्रोजन के जो परमाणु है या उसके जो नाभिक है वो कंबाइन हो जाता है, वो जुड़ जाता है, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो गया, मतलब परमाणु संख्या 2 हो गया, मतलब क्या बन गया? हीलियम बन गया। तो नाभिकीय संलयन की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। ओके, समझ गए? तो कितने बार एग्जाम में पूछता है कि सूर्य में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ओके, ठीक है। यस सर। ओके अनुप्रिया, तो नाभिकीय संलयन की वजह से, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। नाभिकीय संलयन की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो, दोनों प्रक्रिया में एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वही बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होगा ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीजेड फ्रॉम देयर। तो वहां से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होता है। उसी हीट एनर्जी को, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी हीट एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ओके, सौर ऊर्जा, राइट ना? और सौर ऊर्जा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? जिसे हम धूप कहते हैं, जो धूप है, सनलाइट है, वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्यों उत्सर्जित होता है? तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि बहुत ही बड़ा होने की वजह से एक बहुत ही विशेष दाब होता है वहां पे, मतलब प्रेशर होता है, ग्रेट प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है कंबाइन हो जाता है, तो उसका परमाणु संख्या बढ़ जाता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है जुड़ जाएगा, तो 1 से 2 हो जाएगा। और 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या? वो हीलियम हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा? यस और नो? समझ गए? समझ गए? धनंजय यादव, यस सर। धनंजय यादव, अभी आपको आवाज आ रही होगी, आपका माइक लग रहा है ऑन हो गया है। यस सर। ओके,
तो बताइए कि अभी यहाँ पे अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है मीन्स क्या, उसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो तापमान होगा। ये लिख लिया आप लोग? चलिए, तो बताइए कि सूर्य का तापमान कितना होगा? जहां हीट एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है, उष्मा है, वहां पे तापमान तो होगा ही ना। तो तापमान कितना है बताइए सूर्य के केंद्र का तापमान? सेंट्रल टेम्परेचर ऑफ द सन 1,50,00,000 1000 degree Celsius. Yes. 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोल सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, राइट ना। तो केंद्र का तापमान बहुत ही ज्यादा है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, मतलब इसका सतह का तापमान है, तो सरफेस टेम्परेचर, सतहीय तापमान बहुत ही कम है। सरफेस टेम्परेचर लगभग 6,000 किलोमीटर है। कितना, सॉरी, 6,000 डिग्री सेल्सियस है। ओके, आया समझ में? सरफेस टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस एंड सेंट्रल टेम्परेचर 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अनुप्रिया, धनंजय, कल्पना, ओके Yes, sir. ओके। नाउ देखो, सूर्य जो है बेसिकली, सूर्य के सतह को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य एक तरह का हम बोल सकते हैं कि गैस का आग का गोला है। मतलब ये गैसों से बना हुआ है, और वहां पे आग जो है एक्चुअली हमेशा हर दिन बहुत ज्यादा विस्फोट होता है, बड़े बड़े विस्फोट होता है। मतलब यहाँ पे आग की लपटें होती है। ये लपटों की जो ऊंचाई होता है वो लगभग जो है कितने, मतलब क्या, 10,000 किलोमीटर की जो हाइट होती है लगभग। ये आग की लपटें हैं। तो जहां आग की लपटें होगी वहां तापमान कम ज्यादा होता है, जहां आग की लपटें कम होती है वहां तापमान कम होती है। इसलिए कभी कभी सुबह और शाम को जब आप दूरबीन से देखेंगे तो सन के कुछ भाग आपको काला दिखेगा, क्या, ब्लैक, मतलब सन स्पॉट। तो काला क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे आग की लपटें कम है। जैसे हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे क्या है, हवा है, पवन है, विंड है। वैसे ही सूर्य के ऊपर भी विंड है, जिसे बोलते हैं सोलर विंड, सौर पवन। तो ये सौर पवन है, सोलर विंड है, वो सूर्य पे भी है। उस विंड की वजह से जो आग की लपटें कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। जहां आग की लपटें कम होगी वहां पे तापमान कम होता है, वहां के तापमान लगभग 1,500 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके आसपास के एरिया का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए जो मिडल का पार्ट है, वहां के जो सेंटर का पार्ट है, वो हमें ब्लैक दिखता है। अगर आप देखेंगे टेलीस्कोप से, अगर आप देखेंगे दूरबीन से, तो आपको ब्लैक स्पॉट, काले धब्बे नजर आएगा, जिसको हम लोग सन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट ऑफ सन कहते हैं। एनीवे, तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, अपने अर्थ से देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? ये आग की लपटें दिखाई देती है, ये दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं कि उसका सतह है, उसका सतह नहीं देख पाते हैं। तो जो विजिबल पार्ट है, जो हम बोल सकते हैं विजिबल पार्ट या ब्राइटिंग पार्ट ऑफ द सन, जो चमकीला भाग है, ब्राइटिंग पार्ट है, ब्राइटिंग पार्ट ऑफ द सन को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फोटोस्फीयर। इसको बोलते हैं हम लोग फोटोस्फीयर। ये फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो फोटोस्फीयर, ब्राइटिंग पार्ट जो हमें दिखाई देता है सन के पार्ट, हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। लेकिन जैसे हमारे अर्थ के बहुत सारे आंतरिक शेल होता है, लेयर होता है, वैसे इसके भी जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ओके, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर लिख लीजिए। ब्राइटिंग पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड
फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकीले भाग को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। समझ गए? कुछ डाउट है? अनुप्रिया समझ में आ रही है? हेलो अनुप्रिया, धनंजय, धनंजय। Yes, sir. ओके, कल्पना यू गॉट इट? Yes, sir. चलिए, अब हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? क्रोमोस्फीयर। ब्राइटिंग सरफेस को क्या बोलेंगे हम? फोटोस्फीयर। चलिए, ये तो समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए सूर्य जो है वो भी अपने अक्ष पे घूमता है। द सन ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। सूर्य को अपने अक्ष पे घूमने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है? मतलब हम बोलते हैं रोटेशनल पीरियड ऑफ द सन इज ऑफ 25 ईयर्स। तो 25 साल में सूर्य अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक डे। उसको कॉस्मिक डे बोला गया है। सूर्य द सन रोटेट्स to complete, sorry, the sun rotates on its axis and it takes 25 years to complete one rotation, that is called cosmic day. सूर्य को अपने अक्ष पे घूमने के लिए 25 वर्ष का समय लगता है। उस 25 वर्ष के समय को हम कॉस्मिक डे बोलते हैं। देखिए सूर्य जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो गैलेक्सी है उसका शेप, उसका आकार क्या है? स्पाइरल आकार है। हमारे गैलेक्सी का शेप, उसका आकार स्पाइरल है, सर्पाकार है। और हमारा सन जो है लगभग यहाँ पे है, मतलब यहाँ से 3000 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। तो सूर्य को एक कंप्लीट ऐसे सन जो है वो इसमें ऐसे रिवॉल्व भी कर रहा है। सन जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए सूर्य को लगभग 250 मिलियन ईयर लगता है। तो रिवॉल्यूशन तो जो रिवॉल्यूशनल पीरियड है सन का वो कितना है? 250 मिलियन ईयर, जिसे क्या बोला जाता है? कॉस्मिक ईयर। आप बोलेंगे सर हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि जो सूर्य है वो स्टेशनरी है, सूर्य जो है वो स्थिर है। अगर सूर्य स्थिर है तो आप बोल रहे हैं कि सूर्य जो है वो घूमता भी है और सूर्य जो है वो परिक्रमा भी करता है। तो ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं? तो देखिए वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्रेम से देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चलती ट्रेन के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, तो अगर हम लोग ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो रियली में आप स्थिर है, आप बैठे हैं। लेकिन अगर हम स्टेशन के या जो ट्रेन के बाहर व्यक्ति खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो आप बैठे नहीं, आप चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। वही होता है कि अगर हम अपने सोलर मंडल, जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसके फ्रेम से देखते हैं तो सूर्य स्थिर है, नो डाउट। लेकिन हम सौर मंडल के बाहर आ गए तब आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा सौर मंडल भी घूम रहा है। सौर मंडल को घूमने की जो गति है कम नहीं है, 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा सौर मंडल भी परिक्रमा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्थिर है। हाँ, हमारे सौर मंडल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्थिर है, नो डाउट। लेकिन अगर हम आउटसाइड मतलब क्या सौर मंडल के बाहर से देखेंगे तो ये भी गति में है। क्लियर? समझ रहे हैं? हेलो, Yes, sir. समझ गए ना? क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सूर्य जो स्थिर होता है, राइट? लेकिन सूर्य स्थिर नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम से देख रहे हैं, राइट ना? समझे धनंजय? ये लिख लिए कॉस्मिक डे एंड कॉस्मिक ईयर। यस और नो? Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं। देखो सन जो है, सन इज ऑल्सो सराउंडेड
थ्रू अ गैसेस लेयर, सूर्य के चारों तरफ गैसीय परत है, सूर्य के चारों तरफ भी गैसों का एक परत है, गैसीय परत है। ये जो गैस के लेयर देख रहे हैं, अरे इसे ही बोलते हैं कोरोना, कोरोना। ये कोरोना लेयर है, कोरोना परत है, कोरोना वायरस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या बोलेंगे, सूर्य के चारों तरफ गैसीय परत को हम कोरोना कहते हैं। द सन इज सराउंडेड थ्रू अ गैसेस लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड कोरोना। आया समझ में? कोरोना वायरस का जो है नाम यहीं से दिया गया है, क्योंकि वो वैसा ही दिखता है, अराउंड एंड चारों तरफ जो है गैसेस लेयर जैसा दिखता है, इसे यहीं से नाम पड़ा है कोरोना। ओके कल्पना? यस सर। तो कोरोना गैसीय लेयर समझ में आ गया होगा। अभी अभी रिसेंटली नासा ने एक सैटेलाइट भेजा है, कहाँ पे, कोरोना को, कोरोना को टच भी किया है, कोरोना को टच किया है वो सैटेलाइट अभी अभी रिसेंटली। कोरोना का जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बोलते हैं इसका टेम्परेचर है लगभग 20 मिलियन, मतलब क्या, सॉरी 20, सॉरी 2 मिलियन, हाँ 2 करोड़ के आसपास, नहीं 2 नहीं सॉरी 20 मिलियन मतलब 20 लाख, हाँ 20 लाख होता है, 2 मिलियन, तो 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ कोरोना का भी तापमान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, बहुत ही ज्यादा है। चलिए 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं, कुछ डाउट तो नहीं ना आप लोग को, समझ में आ गया ना? अब बताइए सूर्य के, हाँ सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है? द सनलाइट टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस? 8 मिनट 10.6 सेकंड। 8 मिनट्स 16.6 सेकंड। सिंपल, 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स। क्लियर? हेलो, 8 मिनट 90 सेकेंड, इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.31 सेकेंड, राइट, सॉरी 31 मिनट। क्लियर ना? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 19 सेकेंड्स। ओके, समझ गए कल्पना? यस सर। लेकिन कभी कभी जो है ना आपको ये नहीं भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, हम क्या बोलेंगे, 8 मिनट्स। ओके, लगभग 8 मिनट्स। क्लियर? 8 मिनट का वक्त लगता है। बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, कितना डिस्टेंस है? 149.5 मिलियन किलोमीटर, 149.5 मिलियन किलोमीटर। इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। The distance between the sun and the earth is 149.5 million kilometer. That is called astronomical unit. Clear? समझ गए? कल्पना बोलिए, आप बोल नहीं रही है? यस सर। चलिए नाउ हम आते हैं मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी का रोटेशन तो पता है आपका, रिवोल्यूशन पता है आपका। मर्क्यूरी जो है हमारे अर्थ के नियर, सॉरी सन के नियरेस्ट है, सन के सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी है, बुध है, ये तो आप जानते ही है। देखो ये सबसे छोटा भी है, हमारे सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे बड़ा क्या है, जुपिटर है, मतलब क्या, गुरु है। उसके बाद जो है सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपट्यून है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जुपिटर, देन सैटर्न, देन नेपट्यून। इसके बाद आता है हम इधर इनर प्लैनेट में, इसमें सबसे बड़ा हमारा अर्थ है। अर्थ जो है
हमारे सोलर सिस्टम में पांचवा बड़ा ग्रह है, लेकिन अगर हम देखेंगे इनर प्लैनेट में पहला है। तो अर्थ के बाद फिर आ जाता है हमारा वीनस, शुक्र, शुक्र के बाद आ जाता है मंगल मीन्स मार्स, और सबसे छोटा है बुध, मर्क्यूरी। तो आप देख रहे हैं मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, राइट। तो ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा क्रम में मैं लिखा हूं, लिख लीजिए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। ओके, लिख लिए साइड में। चलिए अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण बिंदु। मर्क्यूरी आप बताया कि स्मॉलेस्ट है इन द सोलर सिस्टम, नो डाउट, पता ही आपको। नियरेस्ट टू द सन दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवे, मर्क्यूरी इज विजिबल ओनली इवनिंग एंड मॉर्निंग। मर्क्यूरी को, बुध को हम सुबह और शाम को ही देख सकते हैं, उसको हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दिन के समय वो सूर्य के प्रकाश में छुप जाता है। सो ड्यूरिंग डे इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। सन के जो प्रकाश की जो चमक है उसमें छुप जाता है, इसलिए दिन के समय आप उसको नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाते हैं। बुध को सुबह और शाम को ही देखा जा सकता है, इसलिए याद रखिए मर्क्यूरी कैन बी विजिबल ओनली ड्यूरिंग डे एंड नाइट ओनली, ड्यूरिंग इवनिंग एंड मॉर्निंग ओनली। क्लियर। मर्क्यूरी के पास नो वाटर, इसके पास कोई पानी नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, एयर नहीं है, वायु नहीं है। नो सैटेलाइट, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इट हैज नो सैटेलाइट्स। ओके, नो गैसेस, इस पे कोई गैसेस भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस पे ना पानी है, ना ही एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई इसका उपग्रह है, और ना ही इस पे कोई गैस है। ओके, समझ गए? यस सर। ओके, वीनस सन के बहुत ही करीब है, तो एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही हॉट प्लैनेट है। वीनस इज वेरी हॉट, बहुत ही गर्म ग्रह है। ये क्या है, हॉट है, गर्म ग्रह है, नो डाउट। सो इट इज हॉट प्लैनेट, बट इट इज नॉट हॉटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ये हॉट तो है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है। ये गर्म तो है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के तरफ तो ये बहुत ही गर्म होता है, लेकिन सूर्य के पीछे इधर इस साइड जो है वो बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हीट बैलेंस नहीं होता है। जो उसमें ऊर्जा का बैलेंस जो है वो नियंत्रित नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है और पानी भी नहीं है। जो पानी होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो हीट एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ना ही पानी है और ना ही इस पे कोई एटमॉस्फेयर है, इसलिए हीट बैलेंस नहीं होता है। इसलिए सूर्य के तरफ तो ये बहुत ही गर्म होगा, लेकिन सूर्य के पीछे ये बहुत ही ठंडा होगा, इसलिए क्या बोलते हैं, हॉट प्लैनेट। क्लियर, समझ गए? डन। यस सर। अब हम बात करते हैं वीनस की। देखिए वीनस का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, शुक्र का इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब वीनस इज कॉल्ड वेल्ड प्लैनेट। वेल्ड प्लैनेट, देखिए वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, पर्दा, ढका हुआ ग्रह। तो शुक्र को ढका हुआ ग्रह कहते हैं। ढका हुआ ग्रह मतलब वेल्ड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक मोटे परतदार बादलों का परत है। मतलब इसके चारों तरफ देखेंगे तो बादल का एक मोटा परत है। तो इट इज सराउंडेड थ्रू अ थिक क्लाउड्स लेयर। इसके चारों तरफ क्लाउड्स का, बादलों का एक मोटे परतदार लेयर है, उस परत को, इसलिए क्या बोलते हैं, ढका हुआ ग्रह बोलते हैं, वेल्ड प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर, समझ गए? यस सर। हाँ, हमारे पृथ्वी के कंपेयर में इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा है, इसका परत जो है बादलों का बहुत ही ज्यादा है। वेल्ड प्लैनेट, ढका हुआ ग्रह। देखिए शुक्र को हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, हॉटेस्ट, सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको?
हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों बोलते हैं हॉटेस्ट? सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बोलेंगे कि मर्क्यूरी होना चाहिए, बुध होना चाहिए सबसे गर्म, लेकिन शुक्र कैसे? वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस में एटमॉस्फेयर है, और वीनस के एटमॉस्फेयर में, इसके वायुमंडल में 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। शुक्र के वायुमंडल में क्या 98% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है वो गैस जो रेडिएशन को, विकिरण को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म रखता है, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना है? 98% है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कितना परसेंट है? सिर्फ हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 0.0% 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तब तो हमें इतना गर्मी लगता है, और यहाँ पे तो 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितना गर्मी लगेगा आप बिलीव नहीं करेंगे। इसके वातावरण में, इसके वायुमंडल में 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना? 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। शुक्र के वायुमंडल में 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 98% है। आई बात समझ में? कुछ डाउट? ओके, धनंजय? यस सर। ओके ठीक है, समझ में आ गया कल्पना आपको, धनंजय आपको ये सबसे गर्म क्यों है? यस सर। ओके, जहां पे डाउट होगा आप लोग पूछते जाइए। तो आपने क्या देखा कि ये जो वीनस है ढका हुआ ग्रह बोलते हैं इसको हम लोग, ढका हुआ मतलब वेल्ड प्लैनेट, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सुबह और शाम का तारा। क्यों बोलते हैं? आप देखिए, वीनस क्या स्टार तो है नहीं, ये तारा तो है नहीं, लेकिन हम लोग सुबह और शाम का तारा कहते हैं। लेकिन ये तारा है क्या? ये तो ग्रह है। तारा और ग्रह में क्या फर्क है? ग्रह जो है वो तारा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ग्रह तारा के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक, और ग्रह का खुद का लाइट या खुद का उसमें ऊर्जा नहीं होता है। लेकिन जो तारा होता है, तारा का खुद का प्रकाश और खुद का उसमें ऊर्जा होता है, राइट ना? बताइए इसको, क्या शुक्र तो क्या ग्रह तो है सही, तारा तो है नहीं, स्टार तो है नहीं, फिर हम क्यों बोलते हैं सुबह और शाम का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं? बोलिए। चमकीला ग्रह होता है। और चमकीला ग्रह तो होता है, नो डाउट, लेकिन सुबह और शाम का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि शाम के वक्त में जो सबसे पहले आपको तारा दिखता है, एट इवनिंग वी सी द फर्स्ट स्टार, दैट इज नॉट एग्जैक्टली स्टार, वो एक्चुअली में तारा है ही नहीं। शाम को सबसे पहले जो आपको तारा दिखता है वो सच में वो तारा है ही नहीं, वो क्या है? वीनस है। और सुबह में सबसे देर तक दिखता है, सुबह में सबसे देर तक, और शाम को सबसे पहले। जो तारा के जैसे हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि वो तारा है, स्टार है, लेकिन दैट इज नॉट द स्टार, वो क्या है? आपका वीनस है, वो शुक्र है, इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा कहते हैं। इट इज विजिबल एट फर्स्ट इन द इवनिंग एंड टिल लास्ट इन द मॉर्निंग। शाम को सबसे पहले और सुबह में सबसे बाद दिखने वाले जो तारा है बेसिकली, तो इसलिए नाम क्या बोलते हैं हम लोग? सुबह और शाम का तारा। क्लियर? ओके, समझ गए? हेलो, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे अभी कल्पना बोले कि शुक्र को हम बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, करेक्ट है? शुक्र इज कॉल्ड, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, सॉरी शुक्र जो है, वीनस, वो 80% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। 80% जो सनलाइट है उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है।
मतलब परावर्तित कर देता है, समझे? कितना परसेंट? शुक्र 80%। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए शुक्र का जो ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड बना हुआ है आइस क्रिस्टल से। क्या है? बर्फ के कणों से बना हुआ है, आइस क्रिस्टल से बना हुआ है। और आप जानते हैं कि जो बर्फ है, बर्फ की सतह जो है 80% से ज्यादा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। और यहाँ पे इसका जो क्लाउड है, जैसे हमारे भी वायुमंडल में आप जो ऊपर देखते हैं, जितने भी व्हाइट कलर का क्लाउड है, जितने भी क्या है उजले कलर का व्हाइट कलर का क्लाउड है, बादल है, वो किससे बना होता है? आइस क्रिस्टल से। और आइस क्रिस्टल से जो बना होता है वहां पे बारिश नहीं होती, याद रखना। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ जो इतना मोटे परतदार बादलों का जो लेयर है, वो सब के सब बना हुआ है आइस क्रिस्टल से। और आइस क्या करता है? बर्फ जो है वो 80% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। और शुक्र का जो ये लेयर है क्लाउड का, बादल का, वो भी 80% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमें क्या चमकीला दिखता है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसको हम लोग सबसे चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं, राइट ना? यस सर। चलिए, तो आपने क्या देखा कि वीनस वेल्ड प्लैनेट, वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो ये सब क्या है? वीनस का है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे अर्थ के सबसे करीब, सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह बोले कल्पना। पृथ्वी की सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बहुत लोग मिस्टेक करता है, बोलता है मार्स। हाँ, बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पृथ्वी की सबसे नजदीकी ग्रह जो है वो वीनस है, शुक्र है। बहुत लोग जो है मार्स कर देते हैं। ओके, सूर्य के नजदीकी ग्रह मरकरी, देखिए अर्थ के नजदीकी ग्रह वीनस। क्लियर? समझ गए? देखिए वीनस को बोलता है ट्विंस ऑफ द अर्थ। ट्विंस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की जुड़वा बहन। अर्थ की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, राइट? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ट्विंस ऑफ द अर्थ। क्यों कहते हैं जुड़वा बहन? ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन शेप, साइज एंड डेंसिटी। इसके आकार और घनत्व में समानता पाया जाता है। पृथ्वी और शुक्र के आकार और उसके घनत्व में समानता पाए जाने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इन दोनों के जो आकार है वो लगभग समान है, इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो लगभग समान है। तो ये समझ गए हो आप वीनस का। देखिए वीनस के पास एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन इसके पास नो वाटर, इसके पास कोई पानी नहीं है। वीनस हैज नो वाटर एंड वीनस हैज आल्सो नो सैटेलाइट। इस पे कोई सैटेलाइट भी नहीं है। वीनस हैज नो सैटेलाइट, नो वाटर। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, आप कोई भी इस पे पानी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब हम आते हैं हमारे अर्थ। अर्थ हमारा घर है, हमारे अर्थ। और हम लोग ज्योग्राफी में क्या है कि मोस्ट ऑफ हम अर्थ के बारे में पढ़ाई पढ़ेंगे। तो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं हम लोग पृथ्वी को? नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं बताइए? क्योंकि सर यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है। हाँ, वीनस मतलब क्या, जो हमारे पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी की सतह पे, राइट ना? तो पृथ्वी के जो 70.8%, लगभग 71% जो सतह है वो पानी से, जल से घिरा हुआ है, राइट ना? 71% surface of the earth is surrounded with water, या covered with water, so that is why it is called blue planet, नीला ग्रह। समझ गए? नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसके 71%, 70.8% जो सरफेस है, भूमि का क्षेत्र, सतह है, उस पे पानी है।
देखिए इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। अर्थ को, पृथ्वी को क्या बोलता है? गोल्डी लॉक जोन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डी लॉक जोन, हिंदी में भी यही बोलता है, गोल्डी लॉक जोन या गोल्डी लॉक क्षेत्र। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अर्थ इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। अर्थ ना ही उतना ठंडा है ना ही उतना गर्म है। एंड द अर्थ हैज ऑल द गैसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। तो पृथ्वी ना ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, और यहाँ पे वो सारे गैसें मौजूद है जो एक जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। हम इसको बोलते हैं लिविंग प्लैनेट। जहां पे भी जीवन संभव हो, लाइफ पॉसिबल हो, जीवन संभव हो, जहां पे भी जीवन संभव है उस क्षेत्र को हम गोल्डी लॉक क्षेत्र कहते हैं। द जोन वेयर लाइफ इज पॉसिबल इज कॉल्ड गोल्डी लॉक जोन। और ऐसे लिविंग प्लैनेट हमारा अर्थ है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? गोल्डी लॉक जोन। क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह, किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? द मोस्ट डेंस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। द मोस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह जो है हमारा अर्थ ही है। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जितने प्लैनेट, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी है लगभग। तो इसीलिए क्या है? द मोस्ट डेंस प्लैनेट हमारा अर्थ है। द अर्थ इज द मोस्ट डेंस प्लैनेट। आया समझ में? ओके, कुछ डाउट है? कल्पना बताइए। ओके, द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ पे क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट। क्या नाम है उसका? द मून, चंद्रमा, राइट ना? द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट। वैसे बहुत सारे उपग्रह है, लेकिन वो क्या है? मानव निर्मित है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, मून। क्लियर? चंद्रमा। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं मार्स की, मंगल की। द मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसे हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। द मार्स इज कॉल्ड व्हाट? रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। क्यों बोलते हैं रेड प्लैनेट? वाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इस पे जो है आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है। इसके सॉइल में, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, और आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये लाल दिखता है। तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। क्लियर? ओके। हमारे हमारे पृथ्वी पे भी बहुत जगह पे क्या है? लाल मिट्टी दिखता है, मतलब वहां पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा है। जहां भी आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पे मिट्टी लाल हो जाएगी। क्लियर? ओके, देखिए मार्स पे जो है ऐसा मानते हैं कि इन फ्यूचर लाइफ पॉसिबल होगा, क्योंकि इस पे एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इस पे जो है वाटर का ट्रेस मिला है, मॉइस्चर मिला है, मीथेन मिला है। तो मे भी लाइफ पॉसिबल होगा इन फ्यूचर मार्स पे, मंगल पे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मंगल जो मार्स है, इट हैज 2 मून। इस पे 2 चंद्रमा है। इट हैज 2 सैटेलाइट्स। जैसे हमारे अर्थ पे 1 मून है, वैसे यहाँ पे 2 मून है। एक का नाम है फोबोस, दूसरा है डिमोस।
Phobos and Deimos. Phobos is the smallest satellite in our solar system. हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? फोबोस है. ओके फोबोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह. ओके समझ में आया? लग रहा है ज्यादा हो रहा है, नहीं कल्पना? ज्यादा हो गया? No, sir. पक्का? अनुप्रिया आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. चलिए, अनुप्रिया आवाज आ रही है? अनुप्रिया Yes, sir. चलिए आ रही है. धनंजय, धनंजय, धनंजय यादव किधर गए? चलिए ठीक है कि हमारे पास अभी क्या है 15-16 मिनट का ही टाइम बचा है, तो हम क्योंकि अभी इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही लंबा टॉपिक है. जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, देन आपको ये ड्वार्फ प्लैनेट है. इसके बाद फिर हम एस्ट्रॉइड पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड, उसमें भी बहुत सारा टाइम लगेगा. मिट्योरॉइड, मिट्योराइट, मिट्योर, शूटिंग स्टार, ये सब क्या है. तो इसमें लगभग एक लेक्चर और लग जाएगी. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और बताओ आपको. मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी पावर. अगर मैं बोलूंगा कि आपको 1 मिनट में 100 वर्ड्स याद करना है, क्या कर लेंगे? यू हैव टू रिमेम्बर 100 वर्ड्स इन अ मिनट. 1 मिनट के अंदर 100 शब्द याद करना है. कर लेंगे आप लोग? वो भी क्या, सीक्वेंस ऑर्डर में, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार आपको याद करना है. हो जाएगा? सर प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है. Hello.
लास्ट मोमेंट पे इतना अच्छा memory। अरे वो इम्पोर्टेंट था, ये मेन है, ये छक्का ये टॉनिक था। एक मिनट मेरे वर्ड कैसे आते थे, वही शुरू किए थे।